स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग डाल देंगे सभी लोग, एक्टिव मास। तो आज हमें पढ़ना है एक्टिव मास क्या होता है। ज्यादातर किताबों में यह लिखा है कि एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन ही होता है। मोलर कंसंट्रेशन मैं सभी 11th वाले स्टूडेंट्स को पहले भी बता चुका हूं। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी ही है। मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी ही है ना। तो एक्टिव मास क्या मोलैरिटी के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं, एक्टिव मास मोलैरिटी के बराबर नहीं होता है। एक छोटा सा डिफरेंस है, उस बात को समझते हैं। चलिए, तो एक्टिव मास इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसके बराबर नहीं होता। एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय ए और बिग ब्रैकेट, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि ये जो ए है एक्टिव मास, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। ओके, मोलर कंसंट्रेशन। तो अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मैं ओपन करूं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है गामा। तो गामा इंटू मोलर कंसंट्रेशन, गामा इंटू मोलर कंसंट्रेशन। यहां पर हम गामा को क्या बोलते हैं भाई? ए को तो जानते हैं एक्टिव मास है, मोलर कंसंट्रेशन यानी वही मोलैरिटी है। गामा क्या है? गामा कांस्टेंट है, बट इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी 12th क्लास के सिलेबस तक, यानी कि जेई नीट, जेई एडवांस, ये सब को लेकर यहां तक में गामा को 12th क्लास के सिलेबस तक गामा को यूनिटी कंसीडर किया गया है। तो अब सोचिए, अगर गामा यूनिटी हो जाएगा, अगर ऐसे में गामा यूनिटी हो जाएगा तो आपका एक्टिव मास, या फिर आप कह दीजिए कि एक्टिव मास का सिंबल बना लीजिए, दैट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन। यानी यह हो जाता है अगर गामा इज इक्वल टू 1 कहें, अगर गामा इज इक्वल टू 1 करेंगे तब यह बराबर हो जाता है, वैसे नहीं होता। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन का एक और मेजर डिफरेंस। मोलर कंसंट्रेशन बराबर अगर एक्टिव मास ही होता, यह सब नहीं होता, तो ऐसे में ये मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो एक्टिव मास की भी यूनिट क्या होनी चाहिए? किसी भी चीज का एक्टिव मास अगर हम लिखेंगे तो उसकी भी यूनिट क्या होनी चाहिए थी? मोल पर लीटर। जबकि सच ये है कि मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी की तो यूनिट होती है मोल पर लीटर, लेकिन एक्टिव मास किसी भी चीज का होगा वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। ऐसा क्यों? आखिर क्यों एक्टिव मास किसी भी कंपोनेंट का यूनिटलेस या डायमेंशनलेस होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एक्टिव मास किसी भी सब्सटेंस का हम रिपोर्ट करते हैं वो विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, अगर एक्टिव मास में स्टैंडर्ड अगर कंसंट्रेशन का यूज कर रहे हैं तो विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एनीथिंग अपॉन स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन विच इज 1 मोलर। तो अब बताइए कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मैं एक्टिव मास से ही प्रेशर जनरेट करा रहा हूं, प्रेशर के बारे में बता रहा हूं, पीवी बराबर एनआरटी किसी गैस के लिए, तो उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि एक्टिविटी ऑफ एनी कंपोनेंट इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से, एक्टिविटी ऑफ एनी कंपोनेंट इज यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी से देखिए और बताइए मुझे।
यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो प्रॉब्लम, ओके। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, ये वाला काम मत कीजिए भाई। ये इस टाइम पे गुड आफ्टरनून चल रहा है, लेक्चर स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाइए, है ना, और साथ में चलते जाइए। चलिए, अच्छा, यहां पर मैंने आपको एक्टिविटी के बारे में तो बता ही दिया, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको और बतानी है। वो क्या? किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं, वो क्या लिया जाता है? यूनिटी। ये होता नहीं है, ये हमने कंसीडर किया है यूनिटी, ठीक है। तो ये यूनिटी क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को हमें एलिमिनेट करना है, वो कांस्टेंट को, क्योंकि वो कांस्टेंट हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जुड़कर कुछ अलग डेटा देगा, कुछ अलग वैल्यू देगा। तो एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यूनिटी लिख दो, जीरो मत लिख देना, नहीं तो सबको जीरो कर देगा, ठीक है। अब जरा इस बात को भी आप समझिए, सॉलिड में हम कहते हैं कि उसकी डेंसिटी क्या होती है? फिक्स। उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। अच्छा, तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं यहां पर दोनों तरफ मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं, यानी कि यहां पर अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तब जरा देखिए क्या होगा। तो डेंसिटी कांस्टेंट है, और जो भी पर्टिकुलर सॉलिड होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट होगा। तो ये LHS तो हमारा कांस्टेंट दिख रहा है, यानी डेंसिटी भी कांस्टेंट है सॉलिड की, और मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट है। अब जरा RHS में देखिए, तो यहां पर मास अपॉन मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/V, तो ये क्या बन गया? ये बन गया मोलैरिटी। ये आपका बन गया मोलैरिटी। तो अगर आप यहां पर एक्टिव मास को, मैं गामा को अगर 1 ले लूं, जो कि हमें करना भी है न्यूमेरिकल में, अगर मैं एक्टिव मास को ही मोलैरिटी बोलता हूं, तो वो सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में क्या है? फिक्स है, देखिए कांस्टेंट है ना। तो ये अगर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? यूनिटी। तो आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में यह बात ध्यान रखनी है, चाहे आयनिक हो या केमिकल हो, कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन आपको यूनिटी कंसीडर करना है विद रेस्पेक्ट टू गैस के रिस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू गैस। और वो कैसे होता है देख लीजिए, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक में आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है, जरा सॉल्व कीजिए। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन N2 + 3H2 रिवर्सिबल विद 2NH3, आइडेंटिफाई देम इन द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है। दिस इज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके आगे सबका कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अब ये डिक्रीजिंग ग्राफ जो दिख रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है रिएक्टेंट का होगा, इसमें से कोई N2 होगा, कोई H2 होगा, और ये Z वाला जो बन रहा है ये अमोनिया होगा। तो यहां पर मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मुझे साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि Z तो अमोनिया है। Z क्या है? अमोनिया। चलिए आप लोग और कुछ बताइए, यहां पर X क्या है और Y क्या है और क्यों है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर दीजिए। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं पहचानने को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर है X क्या होगा? H2,
और y क्या होगा हमारा N2। ओके, आएगा N2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर आप देखिए 1:3 की स्टाइचियोमेट्री है, यानी कि N2 से 3 गुना ज्यादा H2 है। हर वक्त टाइम t बराबर 0 से ही चलता आ रहा है, ठीक है ना। तो x ही ऊपर दिख रहा है, तो x ही हमारा क्या होगा H2। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपना? लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है देखिए, तो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है, ये लॉ हमें गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम है गुलबर्ग एंड वागे। सो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? गुलबर्ग वागे ने दिया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ कहां लगता है? ओनली वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब हो गया सिंपल रिएक्शन, जो कि 2 पार्ट या 3 पार्ट में स्प्लिट ना हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? मान लीजिए मैंने लिखा a + b gives up c + d, फिर लिखा c + d gives up e + f, फिर लिखा e + f gives up g + h। इन तीनों को ऐड करके एक इक्वेशन आ गई। अब देखिए c d e f सब कट गए और इधर आ गया a + b और इधर आ गया g + h। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्री रिएक्शन लगी हुई हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये लॉ ऑफ मास एक्शन कभी लगता ही नहीं है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात इस चैप्टर में भी काम आएगी और ये बात केमिकल काइनेटिक्स में भी काम आएगी, जब आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया जाएगा। खैर 11th क्लास वाले बच्चों को तो नहीं पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स, उनके में 12th में आएगा, बट 12th पास आउट वालों को तो सब पढ़ना है। तो ये बात केमिकल काइनेटिक्स में भी आएगी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चे सोचते हैं कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत होता है, तो हमेशा सही होता है सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर आप एलिमेंट्री पे लगाएं। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है ये तो समझ में आए। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर is directly proportional to the product of active mass of reactant raised to the power stoichiometric coefficient present in the balanced chemical equation। मैं आशा करता हूं आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा ये जो लिखा हुआ है लॉ, क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बनाया गया। तो जाहिर सी बात है जब कभी भी ऐसा कुछ हो तो ये लैंग्वेज पढ़नी ही नहीं चाहिए, सीधा क्या पढ़ना चाहिए? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो पढ़ना चाहिए। चलिए आइए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पहले सीखते हैं। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो सीखते हैं। ठीक है, ये नोट करके लिख लीजिएगा। LOMA लॉ ऑफ मास एक्शन इज अप्लाइड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ मास एक्शन हमें कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिया AA BB रिवर्सिबल विद CC DD। यहां पर कैपिटल A और कैपिटल B रिएक्टेंट हैं और कैपिटल C और कैपिटल D प्रोडक्ट हैं, अगर इस तरह से देखा जाए। और स्मॉल ABCD आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, ये सभी गैसियस स्पेस में हैं, ये सभी किस में है? गैसियस स्पेस में। अगर ना भी दिया जाए कभी तो ये मान लेना है फिर इस तरह से। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में मुझे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना सीखना है। तो आप ये ऊपर वाला एरो देख रहे हैं ना, ये फॉरवर्ड वाला है और ये नीचे वाला ये बैकवर्ड वाला है। ये वाला बैकवर्ड वाला होता है और ये वाला फॉरवर्ड वाला होता है। याद है ना आपको, ये फर्स्ट डे ही बताया था मैंने। तो देखिए कैसे लगाएंगे। तो रिएक्शन का रेट किसके लिए? फॉरवर्ड के लिए,
क्योंकि यहां पर दो दो डायरेक्शन है तो मुझे बताना पड़ेगा कौन से वाले रेट के लिए बात कर रहा हूं। तो रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब बताइए ये फॉरवर्ड वाले रेट के लिए, फॉरवर्ड वाले एरो के लिए रिएक्टेंट कौन है, ए और बी। तो किसी भी रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप जरा लॉ को देखिए, अब लॉ को पढ़िए, इसको देखिए और लॉ को पढ़िए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये रटने की जरूरत ही नहीं है, ये कभी लिखने को भी आए तो ऐसे मत लिखना। सबसे पहले एक एग्जांपल में ऐसे रिएक्शन लिख लेना और ये देखना और लिखते जाना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये RF इज इक्वल टू कांस्टेंट लाते हैं तो यहां KF लिख देता हूं, A की पावर A, B की पावर B, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो RF एक रिएक्शन ले ली, AABB रिवर्सिबल में CCDD। तो किसी भी रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप इस लाइन को देखिए, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इस लाइन में, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए और अपना लॉ पढ़ते जाइए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। किसी भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलिए मैं आपको बताता हूं, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात क्यों बताई कि ये लॉ सिर्फ कहां लगता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में। जितने बच्चे आप सभी 12th पास आउट वाले हैं, आप लोगों ने 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा। केमिकल काइनेटिक्स में अगर ऐसा ही दिया होता, सिंगल हेडेड एरो होता है, तो वहां पर रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और B की पावर A और B आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, याद है आपको? वहां पर आप कुछ M N P Q ऐसा करके लिखते हैं, A और B नहीं लिखते हैं। अब जिसको अगर वो चीज याद होगी तो वो अपना डाउट जरूर ये पूछेगा कि सर ऐसा केमिकल काइनेटिक्स में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन एलिमेंट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो वहां पर हमें चाहिए होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, जबकि यहां पर रिवर्सिबल में हम एलिमेंट्री रिएक्शन ही कंसीडर करते हैं। तो यहां पर मुझे ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कि आप केमिकल काइनेटिक्स में भी अगर एलिमेंट्री स्टेप है तो जो यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में लिखा है आप वही पावर में लगा देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 100% सही हो जाएगा। ओके, समझ में बात आ रही है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। ये RF इज इक्वल टू KF, A की पावर A, B की पावर B। सिमिलरली RB इज इक्वल टू C, D की पावर D। ऐसा ही बैकवर्ड वाले एरो के लिए भी हो जाएगा, ऐसा ही बैकवर्ड वाले के लिए भी हो जाएगा ना, क्योंकि वहां पर भी क्या होगा, RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर। एरो के लिए भी हो जाएगा, ऐसा ही बैकवर्ड वाले के लिए भी हो जाएगा ना, क्योंकि वहां पर भी क्या होगा, RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर C, D की पावर D। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ओपन करेंगे तो K भी आ जाए। एट इक्विलिब्रियम हम सब ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, RF और RB बराबर होते हैं, तो बराबर कर दीजिए, यानी कि KF A की पावर A, B की पावर B इज इक्वल टू KB C की पावर C, D की पावर D, एक्टिव मास ऑफ D की पावर D। तो मैं आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बता रहा था, मेरे ख्याल से यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ B टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड कांस्टेंट। ये सिंपल कांस्टेंट है,
जिसको मैंने फॉरवर्ड का रेट बता रहा था तो फॉरवर्ड का कांस्टेंट भी बता दिया। सिमिलरली फॉर द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आरबी इज इक्वल टू केबी कंसंट्रेशन ऑफ सी, यानी एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को नोट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने आपको क्या बताया था, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए। अब देखिए यहां पर के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर बी, ये बन जाएगा। और के एफ अपॉन के बी यानी फॉरवर्ड का कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड के कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, के इक्विलिब्रियम। तो हमारा एक्सप्रेशन बन चुका है के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, अब हमें कभी भी इस तरह से डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब हमें एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करके मिल गया है और वो एक्सप्रेशन हमें यह मिला कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही क्या होता है के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन हम लोगों को किताबों में तो पढ़ाया जाता है केसी और केपी जैसे टर्म, तो ये सब क्या होते हैं और ये सब कहां से आते हैं। तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आपने समझ लिया। अब यहीं पर एक पॉइंट और समझिए, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो उसी के इक्विलिब्रियम को आप क्या कहते हैं, केसी कहते हैं। और एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप क्या कहते हैं, केपी कहते हैं। तो ऐसे में आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कांस्टेंट कंसंट्रेशन में केसी के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, केसी की तरह बोलेंगे, और प्रेशर पे केपी की तरह बोलेंगे। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखिए अब इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, केसी। तो केसी किसके बराबर हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर बी। और इसको आप एक और तरीका है लिखने का, वो क्या, वो भी बता देता हूं मैं। जैसे आप इतना तो समझ ही गए हैं कि एक्टिव मास में अपने को हमारे सिलेबस में जितना कुछ भी पूछा जाता है एक्टिव मास को लेकर वो कंसंट्रेशन जैसा ही होता है, यानी गामा 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर Kc इज इक्वल टू ऐसा भी लिखा जा सकता है C। इस C का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन, C का, कैपिटल C का, टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, ऐसा भी लिखा जा सकता है। समझ गए। तो ये इक्वेशन 1 2, ये वाली को इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं और इस वाले को इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरे को, ये मेरे पास आगे जगह नहीं है, बना लीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, ये -4 नहीं है। केसी समझ में आया आपको। चलिए अब इसी तरह से मैं आपको केपी के बारे में बताता हूं। अभी तो सब कुछ ठीक है ना, वॉइस और वीडियो सब सही आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने यहां पर केसी जो निकाला, वो केसी आपने निकाला एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। अब मुझे बात करनी है केपी की।
तो ये ABCD सभी गैसियस सिस्टम थे, तो यहां पर इनको आइडियल अगर मान लिया जाए तो PV बराबर nRT में लगा सकता हूं। अच्छा, N अपॉन V मोल अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन, तो P इज इक्वल टू CRT लगा सकता हूं। R और T कांस्टेंट होंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जरा सोचिए कि जो Kc को आप ऐसे लिख रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, उसको अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखेंगे तो जैसे आपने C लिखा है वैसे आप P लिख दीजिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर प्रेशर वाकई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, तो जैसे अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिखूंगा तो वो किसके लिए लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ A RT। पार्शियल प्रेशर ऑफ B अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ B RT। पार्शियल प्रेशर ऑफ C लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C में कंसंट्रेशन ऑफ C RT। ऐसे ही तो लिखता जाऊंगा। समझ आ रहा है? तो जैसे मैंने ये लिखा, मैं Kp का टर्म अगर बनाऊं तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख सकता हूं, या फिर मैं इस कंसंट्रेशन को Ca की जगह पर क्या लिख सकता हूं, Pa अपॉन RT करके लिख सकता हूं। Ca की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, Pa अपॉन RT। आपको जो समझ में आए आप वो अच्छा से लिख लीजिए। जैसे ये Kc इक्वल टू, मैं चलिए इसमें रिप्लेस ही करा देता हूं, तो कंसंट्रेशन ऑफ C की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, Pc अपॉन RT। तो ये हो जाएगा Pc अपॉन RT की पावर C, फिर PD अपॉन RT की पावर D, फिर PA अपॉन RT की पावर A, फिर PB अपॉन RT की पावर B। ऐसे ही तो लिखेंगे, बोलिए। फिर इसको जरा साफ सुथरा अच्छे से लिख लेते हैं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B इनटू, अब ये देखिए, RT की पावर A प्लस B माइनस C प्लस D, ऐसा हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू Kc। ये Kc के बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब देखिए यहां पर ये वाला टर्म जो बन रहा है, यही मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपने कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा, वैसे अगर आप पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो इसको आप क्या कहेंगे, Kp बोल देंगे। ठीक है ना? तो Kc इज इक्वल टू ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, इनटू RT की पावर A प्लस B माइनस C प्लस D। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और देखिए इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। नाउ व्हाट इज डेल्टा Ng? हमारे पास रिलेशन भी आ गया, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। यहां तक आपने लिखा Kc के बारे में, फिर यहां पर आपने लिखा Kp के बारे में, और इसी के साथ साथ ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। तो रिलेशनशिप क्या आया हमारा, रिलेशनशिप आया Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। अब ये डेल्टा Ng वाली बात और समझ में आ जाए तो सब क्लियर हो जाएगा, है ना? तो देखिए डेल्टा Ng का मतलब क्या है, डेल्टा Ng का मतलब है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर जो डेल्टा Ng है वो है नंबर ऑफ गैसियस फेस में थे, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसीलिए मैंने C प्लस D माइनस A प्लस B को ऐसे लिखा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट।
नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन होगा, इस बात को समझते हैं। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाए तो ऐसे केस में हमेशा Kp Kc के बराबर होगा। और एक बात आपको और बता दूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर कभी भी रिएक्शन देखेंगे, अगर आप डेल्टा Ng जहां पर 0 है, तो वहां पर आपको कभी भी टोटल प्रेशर या टोटल वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, जहां कहीं पर डेल्टा Ng 0 है। सोचिए इसी तरह से अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव हो जाए, अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव हो गया दैट मींस कि Kp इज ग्रेटर देन Kc। अगर यहां पर डेल्टा Ng नेगेटिव हो जाए दैट मींस Kc इज ग्रेटर देन Kp। यही तो हो सकता है ना भैया, तो 0 हो सकता है डेल्टा Ng, या तो पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव हो सकता है। क्लियर हो रहा है? नोट करते जाइए जल्दी से सभी लोग। यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? जल्दी से देखिए और बताइए। अभी तो वीडियो प्रॉपर चल रहा है ना? तो Kp और Kc में रिलेशन इस तरह से चलेगा। यानी मैं रिएक्शन देखते ही बता सकता हूं कि Kp बड़ा होगा या Kc बड़ा होगा, इसके लिए मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक सवाल, छोटा सा सवाल है, देता हूं आपको। आप बिना सॉल्व किए आपको बताना है, क्योंकि सवाल ही ऐसा है जिसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन है SO2 प्लस O2, SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल विद, ये 2SO3 से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना? अब ऐसे में आपको बताना है, ये सब गैसियस फेस में है, तो आपका पहला ऑप्शन है Kp Kc के बराबर होगा, दूसरा ऑप्शन है Kp बड़ा होगा, तीसरा ऑप्शन है Kp छोटा होगा, या फिर एक ऑप्शन और ले लेते हैं, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। जल्दी से बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। तो इसमें डेल्टा Ng चेक कर लेते हैं। इसका डेल्टा Ng कैसा आ रहा है भाई? नेगेटिव आ रहा है। इसका डेल्टा Ng कैसा आ रहा है? 2, और ये माइनस में 3, तो 2 - 3 -1 आ रहा है। तो अगर डेल्टा Ng नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है Kc बड़ा होगा। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर है C। तो Kp इज लेस देन Kc। ओके, इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। Kpc क्या होता है, ये कैसा टर्म है? चलिए इसको भी जानते हैं, इंटरेस्टिंग है। कई बार सवालों में एक्सप्रेशन लिखने में अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और वहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम कैसे टैकल की जाएंगी, तो यही समझना है आपको। चलिए आपको बताता हूं। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। A प्लस B रिवर्सिबल विद C प्लस D। अब देखिए ये A को मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन में है, एक्वस सॉल्यूशन है इसका, है ना, सॉल्यूशन में है। B का फेस कैसा है? गैसियस। C का फेस गैसियस, D का गैसियस। सभी का फेस गैसियस है, मैंने एक का सॉल्यूशन में लिख दिया, वो गैसियस फेस में नहीं है। अच्छा, तो ऐसे में अगर मुझे यहां पर इसका Kc निकालना हो तो वो तो सबके लिए डिफाइंड है ना, एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। सही बात है ना? ये तो सभी के लिए डिफाइंड है ना। इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं जरा इसको कंसंट्रेशन के टर्म में अगर ऐसे लिखते हैं
तो इसको प्रेशर के टर्म में कैसे लिखते होंगे? तो हम जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी, पी बराबर सीआरटी, अभी देख के आ रहे हैं पूरा, है ना। तो पी बराबर सीआरटी होता है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? पी अपॉन आरटी, पी अपॉन आरटी। तो यहां पर मैं इसको रिप्लेस करा देता हूं, सी को पी अपॉन आरटी से, ठीक है। तो ये जो मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास जिसे हम कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, उसको पी अपॉन आरटी से रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो के सी इज इक्वल टू सी की जगह पर क्या आ सकता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन आर टी, ठीक है। फिर इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन आर टी, फिर इधर नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये गैसियस फेस में नहीं है, तो ए, और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन आर टी। अब देखिए यहां पर एक आर टी से तो एक आर टी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, उसको समझिए। तो ये आपके पास बचा, अब यहीं पे लिख दे रहा हूं, के सी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन, ये आर टी नीचे चला जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू आर टी, ये आ गया। क्लियर है? आर और टी कांस्टेंट है, क्योंकि ये सब एक कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा होगा, और केसी भी हमारा कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कांस्टेंट वाले एक तरफ ले चलो, कांस्टेंट कांस्टेंट वाले एक तरफ ले चलो। तो ये केसी इंटू आर टी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। देखिए कई बार आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी कि रिएक्शन में कोई एक चीज गैसियस फेस में नहीं है, सॉल्यूशन में है, और बाकी सब गैसियस फेस में है। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि इसको यूनिटी ले लेंगे, फिर ऐसे में तो गैस के रिस्पेक्ट में लिक्विड, ये प्योर नहीं है ना, ये सॉल्यूशन है। अगर प्योर होता तो यूनिटी ले लेते, अगर ए को सॉलिड लिखा होता यूनिटी ले लेते, अगर ए को प्योर लिक्विड होता तो यूनिटी ले लेते, लेकिन ये सॉल्यूशन है। समझ में आ रही है बात? इसलिए नहीं, यूनिटी नहीं थी। तो अब यहां पर देखिए, जब इस तरह से मैंने उसको एक्सप्रेस किया, और एक्सप्रेस करने के बाद जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बना वो KCRT बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब हम अच्छे से जानते हैं कि ये KC और RT वाला टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म कैसा है? कांस्टेंट। तो अगर LHS कांस्टेंट है तो RHS भी कांस्टेंट होगा। अब अगर ये RHS कांस्टेंट होगा तो इसको हम लिखेंगे क्या? इसको हम लिखेंगे क्या? क्या मैं इसको Kp लिख दूं? नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर एक कंसंट्रेशन वाला टर्म है। क्या मैं इसको Kc लिख दूं? तो वो भी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पार्शियल प्रेशर के टर्म में डिफाइन है। तो इसीलिए यहां पर इसको लिखेंगे हम KPC। नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया KPC, ठीक है। ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ B। समझ में आ रहा है? जो कि KCRT के बराबर ही आ जाएगा यहां पर इस एक्सप्रेशन में। अदरवाइज अगर जनरल बात करोगे तो ऐसे लिख देना। क्या अभी आपको क्लियर हुआ ये KPC का टर्म? तो अगर सॉल्यूशन और गैसियस फेस दोनों होंगे तो ऐसे में ना आप KC बोलेंगे ना आप KP बोलेंगे, जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखते जाइए। भाई जो गैसियस फेस में उनके लिए पार्शियल प्रेशर लिख दीजिए और जो सॉल्यूशन में उनका एक्टिव मास लिख दीजिए, और वो टर्म उसके रेशियो को क्या आप बोलेंगे? KPC। अब हम सीखेंगे मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे डिफाइन करें? तो फिर से हम एग्जांपल में एक रिएक्शन ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस B रिवर्सिबल विद C प्लस D। A प्लस B रिवर्सिबल विद C प्लस D। A प्लस B रिवर्सिबल विद C प्लस D, ठीक है। टाइम t बराबर 0 पर
इसके मोल मान लीजिए कुछ Na डैश Nb डैश थे, तब तो ये कुछ था नहीं, और टाइम t इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम के टाइम पर इसके मोल हो गए Na, इसके हो गए Nb, इसके हो गए Nc, इसके हो गए Nd। पहले एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं वो सब सीख लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन एक साथ लगाते रहेंगे। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर इनके मोल्स हो गए Na, Nb, Nc, Nd, ठीक है। तो यहां जो कैपिटल N होगा यानी कि टोटल मोल, टोटल मोल जो कैपिटल N होगा दैट इज इक्वल टू Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, यही होगा। ऐसे में अगर मुझे कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ A की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या लिखूंगा, Na अपॉन कैपिटल N। XB की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या लिखूंगा, NB अपॉन कैपिटल N। NC की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या लिखूंगा, XC मोल फ्रैक्शन ऑफ C, तो NC अपॉन कैपिटल N। इसी तरह से XD इज इक्वल टू ND अपॉन कैपिटल N, ऐसे ही तो लिखूंगा। बोलिए यहां तक आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, आ रही है या नहीं आ रही, देखिए। चलिए अब इसमें मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखाता हूं। K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ C D अपॉन A इंटू B, यही होता है। और देखिए जल्दी लिखने का भी तरीका मैं आपको बताता हूं। इक्विलिब्रियम पे जिसके भी मोल आपको दिख रहे हैं, है ना, तो वो आप लिख दीजिए मोल्स, मोल के टर्म में सॉल्व कीजिए। ये सब क्या है, ये सभी मोल हैं इक्विलिब्रियम पे। तो देखिए Nc इंटू Nd अपॉन Na इंटू Nb, ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने जल्दी होंगे। जब कभी भी आपको मोल्स दिए जाए इक्विलिब्रियम पे तो वही उठा के लिख दो, लेकिन ये तो कंसंट्रेशन होता है और हम तो मोल्स लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए कंसंट्रेशन अगर लिखेंगे तो मोल अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे कि नहीं, तो इसका मतलब यहां 1 अपॉन वी का टर्म और आएगा, यहां पर 1 अपॉन वी का टर्म और आएगा, और ये 1 अपॉन वी की पावर आप लिख दीजिए डेल्टा Ng। डेल्टा Ng तो आप समझते ही, देखिए जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको हर जगह मोल अपॉन वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इत्तेफाक से ये रिएक्शन ऐसी है कि यहां पर डेल्टा Ng क्या है, 0, तो अगर यहां पर डेल्टा Ng 0 है तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 1। डेल्टा Ng 0 है, ठीक है, तो यहां पर K इक्विलिब्रियम वाला पूरा टर्म क्या बन जाएगा, Nc Nd Na Nb, ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अदरवाइज यहां पर 1 अपॉन वी की पावर 1 2 माइनस 1 2 ऐसा कुछ आता। खैर ये आपने के इक्विलिब्रियम का टर्म निकाला इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन चाहिए यानी कि आपको kx चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ C xc इंटू xd अपॉन xa xb, ऐसा लिखेंगे। और देखिए इनको अगर आप अपॉन इन टोटल करके लिखेंगे तो यही टर्म बन जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन आपको सिंपल, जैसे आप Kc निकालते हो ना, जैसे आप के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते हो, वैसे ही आप मोल की जगह पर मोल फ्रैक्शन का टर्म लिख दो। अगर यहां पर स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट भी होंगे तब क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं बताता हूं। मान लीजिए आपने रिएक्शन ऐसी उठा ली कि जहां पर इस तरीके के स्टाइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होंगे। बताओ इससे ज्यादा डिफिकल्ट कोई क्या देगा भाई, यही करोगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे। टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम पर फिर से ले लेते हैं, ये Na हो गया, ये Nb हो गया, ये Nc हो गया, ये Nd हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यार सीधा, kx का टर्म फंक्शन क्या होगा, kx का फंक्शन क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा xc की पावर c इंटू xd की पावर d अपॉन xa की पावर a xb की पावर b। क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूं, तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा। समझ में आ रहा है, ये kx की तरह लिखूंगा।
इसका मुझे Kc लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? एक्टिव मास ऑफ C की पावर C, एक्टिव मास ऑफ D की पावर D, एक्टिव मास ऑफ A की पावर A, एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। ठीक है, ऐसे लिखूंगा। इसका मुझे Kp लिखना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। Kp Kc में रिलेशन भी पता है। मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अगर Kc लिखना होगा तो वो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? वो मैं सॉल्व करूंगा यहां पर इसके इक्विलिब्रियम पे मोल कितने हैं, Nc, Nd, Na, Nb, ये मोल से लिख दूंगा। मैं कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा और सीधा लिखूंगा इंटू 1/v की पावर C प्लस डी माइनस में A प्लस बी डेल्टा Ng। सही बात है या नहीं है? बताइए, ऐसे ही तो लिखना चाहिए ना? अरे बोलिए। अच्छा, एक चीज और समझिए यहीं से, जब ऐसे इसमें Kc में लिख सकते हैं तो क्या ऐसे ही हम Kp में भी लिख सकते हैं? क्या ऐसे ही हम Kp में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वो कैसे? जब आप ऐसे ही Kp के लिए लिखेंगे तो बताइए किसी का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर किसके बराबर लिखेंगे आप? PV इज इक्वल टू nRT होता है, P इज इक्वल टू CRT होता है। एक टर्म तो आप ये जानते हैं CART, ऐसा कुछ है ना। लेकिन आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे जरा जाकर सोचिए कि वहां पर आप गैस के लिए पार्शियल प्रेशर बराबर क्या लिखते थे? उसका मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल लिखते थे। अब बताइए, मोल फ्रैक्शन की जगह पर आप क्या Na अपॉन N टोटल नहीं लिख देंगे? तो ये P टोटल आ जाएगा। तो सोचिए, ऐसे ही तो B में भी आएगा, C में भी आएगा, D में भी आएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जल्दी कैसे करें? ऐसे ही अगर लिखना है तो यहां पर भी लिख दीजिए Nc, Nd, Na, Nb। ठीक है, प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा इनटू। अब देखिए, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? P टोटल, और डेनोमिनेटर में क्या आ रहा है? N टोटल। तो आप यहां पर लिखिएगा P टोटल अपॉन N टोटल की पावर डेल्टा Ng। आप P टोटल अपॉन N टोटल ऐसे सॉल्व कर लो। अदरवाइज जब आप Kp अलग से सॉल्व करोगे तो सोचो कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। आप पहले जाकर सभी का पार्शियल प्रेशर निकालोगे। आपको कंसंट्रेशन नहीं दिया है ना, अदरवाइज आप ऊपर वाले ही लगा लेते हैं। और अगर कंसंट्रेशन देकर आपसे Kp पूछ रहा है तो यार आप Kc निकाल लो सीधा सीधा, और Kp बराबर KcRT की पावर डेल्टा Ng लगा दो, है ना। आपको मोल्स के टर्म में दिया जा रहा है और Kp का एक्सप्रेशन बनाना है, तो मैं क्या हर जगह पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल करके लिखूंगा तो कितने लंबी चौड़ी इक्वेशन हो जाएगी। तो कैसे जल्दी सॉल्व करूं? इक्विलिब्रियम पे मोल्स आ गए, वो ये सारे लिख लिए, और मुझे पता है P टोटल अपॉन N टोटल की पावर क्या लगा देनी है? डेल्टा Ng। तो एक ही जगह पर सॉल्व करना पड़ेगा, यानी P टोटल और N टोटल का टर्म सिर्फ एक जगह लाना पड़ेगा। तो देखिए कितना आसान हो गया। बात समझ में आ रही है? जल्दी से नोट कीजिए। नहीं आया समझ में? नहीं बेटा प्रिंस, सबसे पहले तो आपका डाउट बता देता हूं। आप पीछे वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, Kx में वॉल्यूम का टर्म नहीं आएगा क्योंकि आपसे Kc नहीं पूछा गया है, आपसे Kp नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है Kx इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में पूछा है तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन का टर्म आएगा। ओके, चलिए अब बाकियों का क्या डाउट है, एक एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, अभी जब कोई सवाल आएगा तो सीधा सीधा उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कोई भी सवाल आएगा तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक नहीं, कई सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारे सवाल आएंगे और सारे सवालों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। Kp निकालने के लिए हर बार उसका जाके पार्शियल प्रेशर नहीं निकालेंगे,
केपी निकालने के लिए हम सीधा मोल लिखेंगे और पी टोटल अपॉन एन टोटल की पावर डेल्टा एनजी लगा देंगे। आपको सीपीपी 1 मिला होगा और आप उसमें भी ये सब अप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर जल्दी आएगा। कैलकुलेशन शॉर्ट बनाने के लिए है ये सब, ठीक है ना। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, वो मैं आपको सिखा देता हूं। ये kx वाला काम यहीं पर खत्म हो गया, इसमें मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। अब मैं आपको क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व करे जाते हैं यहां पर मैं आपको वो सब सिखा रहा हूं, यहां पर मैं आपको वो सब सिखा रहा हूं, ठीक है। क्या अभी किसी का कोई डाउट है? एक दो क्वेश्चन जब आएंगे तो हम लोग ऐसे ही करना चालू कर देंगे, है ना। और आपको भी याद रखना है कि जब कभी भी सवाल ऐसे आए कि मोल के टर्म्स में हो तो उसका कंसंट्रेशन या उसका पार्शियल प्रेशर अलग अलग कैलकुलेट ना कीजिए, सीधा यहां फिट कीजिए, एक जगह पर लगाइए पी टोटल अपॉन एन टोटल, ठीक है। चलिए अभी सवाल आते हैं तो आपको बताता हूं। यहां तक नोट किया? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई आपको? जल्दी से बताइए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। जैसे ये सवाल है, चलिए इस सवाल की बात करते हैं। हालांकि ये सवाल में ऐसा कुछ है ही नहीं, सिंपल सा सवाल है। पहला सवाल दे रहा हूं तो सिंपल सा ही दे रहा हूं न्यूमेरिकल में। इस सवाल में देखिए क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है इन अ गिवन रिएक्शन टू HI रिवर्सिबल विद H2 प्लस I2। देखिए सवाल पढ़ते ही, रिएक्शन देखते ही माइंड में जो पहला थॉट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, क्या डेल्टा एनजी 0 है या नहीं है। अगर डेल्टा एनजी 0 है तो केसी निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्यों नहीं पड़ने वाली? पीछे देखिए एक्सप्रेशन, पीछे वाले एक्सप्रेशन में ये आपने 1/v की पावर डेल्टा एनजी लिखा था। अगर डेल्टा एनजी 0 होगा तो बताइए 1/v की कोई जरूरत है? नहीं है। अगर डेल्टा एनजी 0 है, अगर डेल्टा एनजी हमारा 0 आ रहा है तो क्या मुझे केपी को फाइंड आउट करने में टोटल प्रेशर की जरूरत पड़ने वाली है? नहीं पड़ने वाली, क्योंकि पी टोटल अपॉन एन टोटल की पावर डेल्टा एनजी और डेल्टा एनजी 0। यही सब छोटे छोटे शॉर्टकट हैं जो कि आपका आंसर जल्दी देंगे। चलिए अब सवाल पे आते हैं। इन अ गिवन रिएक्शन टू HI H2 प्लस I2 डिसोसिएटेड 50%, कैलकुलेट KC फॉर द रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो रिएक्शन लिख लीजिए, 2HI रिवर्सिबल विद H2 प्लस I2, HI का डिसोसिएशन हुआ। कितना डिसोसिएट हुआ HI? 50% डिसोसिएट हुआ। तो यहां पर टाइम t बराबर 0 पर अगर मैं यहां 1 लिखूंगा तो आप कहोगे 1 क्यों लिखा? तो मैं जनरल लिख देता हूं a। इस किसी को मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। a 0 0 टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? देखिए अब ये बात आपको समझनी है, और खास करके 11th वाले बच्चों को। रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2:1:1 है। मोल कांसेप्ट में मैंने समझाया था। अगर यहां पर a में से 2x कम होता है तो 2:1:1 के रेशियो के हिसाब से अगर यहां 2x कम होता है तो उसका आधा यानी x यहां बनता है, x यहां बनता है। अभी इस चीज को डाइजेस्ट करने में आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगर आप इस एंगल से सोच रहे हैं कि यहां 2x कम हुआ और वही 2x यहां बन गया, तो इस एंगल से सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। इसलिए अभी अगर मैं कुछ ना भी बोलूं तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है सब। लेकिन अभी अगर मैं रिएक्शन दे दूं N2 + 3H2 2 NH3 तो आप समझ रहे हैं ना। तो सही एंगल क्या है, सही पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जिस रेशियो में ये कम हो रहा है उसी रेशियो में ये बन रहा है। 2:1:1 का मतलब हो गया जितना यहां कम होगा उसका हाफ यहां बनेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो अगर मैं a माइनस एक्स करता तब क्या होता? तो यहां पर x/2 बनता, यहां पर x/2 बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर ऐसे ही आता। अब मुझे क्या बताना है इसका? KC। तो किसी तरह से मुझे x मिल जाए,
किसी तरह से मुझे क्या मिल जाए, एक्स मिल जाए, एक्स की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो HI डिसोसिएट हुआ, A में से कितना डिसोसिएट हुआ, 2x। HI डिसोसिएट हुआ कितना, 50%। 50% किसका, जिसका जितना था उसका 50%। यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मुझे मिल गया 2x इज इक्वल टू A/2। 2x की वैल्यू किसकी, कितने के बराबर है, जो इनिशियल मोल मैंने लिए थे उसका हाफ, 50%। समझ में आ रहा है। तो 2x इज इक्वल टू A/2 यानी x बराबर A/4 मिल गया मुझे, x बराबर A/4। तो चलिए इसको लगा देते हैं, x बराबर A/4, ठीक है। तो ये 2HI रिवर्सिबल विद H2 प्लस I2, आंसर आया आप लोगों का, बताइए। ये A-2x था, ये x था, ये x था, x की जगह पर A/4 यहां आ गया, A/4 यहां आ गया, और यहां पर x की जगह पर A/4 यानी 2x की जगह पर A/2, A माइनस A/2 कितना बचा, A/2 बचा। बोलिए अब KC बराबर निकालना। चलिए आइए देखिए मेरे साथ कैसे लगाते हैं। ये मैंने T बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या निकाले, मोल्स, मोलर कंसंट्रेशन नहीं है। मोलर कंसंट्रेशन के लिए क्या करते हैं, अपॉन में V, जिसकी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको वो अप्लाई करना सिखा रहा हूं जैसे पहले सिखाया था। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रेस टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आता जा रहा है, A/4 की पावर 1 अपॉन A/2 ये है ना, इसकी पावर 2 इंटू 1 अपॉन V की पावर डेल्टा NG। और बताइए डेल्टा NG की वैल्यू क्या है, ये 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए मैंने यहां पर अपॉन में V यहां नहीं किया, बल्कि एक जगह किया। अगर डेल्टा NG 0 नहीं भी होता तो मुझे वॉल्यूम देता, और मुझे वॉल्यूम देता तो मैं एक जगह सिर्फ लगाता, हर बार डिवाइड नहीं करता। क्लियर हुआ। तो ये कितना बन गया, A²/4 बन गया, तो ये कितना आ गया, 1/4। KC बराबर 1/4, 0.25। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए इसमें भी कुछ ऐसे ही सोचिएगा, ऐसे ही कुछ करने की सोचिएगा। ये सवाल सॉल्व कीजिए, ये सवाल सॉल्व कीजिए। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसका डेल्टा NG जरा देखिए क्या है, इसका डेल्टा NG 0 नहीं है, यानी वॉल्यूम की जरूरत पड़ने वाली है KC निकालने के लिए, यानी प्रेशर की जरूरत पड़ने वाली है KP निकालने के लिए। देखिए 4 लीटर दे दिया अपने को, ये अपने को 4 लीटर दे दिया गया सवाल में, है ना। तो जब कभी भी डेल्टा NG 0 नहीं होगा तो वॉल्यूम या प्रेशर आपको दे देगा। चलिए खैर सवाल क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन लिए गए 4 लीटर कंटेनर में, यानी टाइम t बराबर 0 पे N2 के मोल हो गए 1, H2 के मोल हो गए 3, और ये 4 लीटर कंटेनर है, ठीक है, वॉल्यूम 4 लीटर है। 0.25% ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। इससे अपना x आ जाएगा 0.25% जो ये बता रहे हैं। कैलकुलेट द इक्वेशन कांस्टेंट, अरे इक्वेशन नहीं, ये गलत हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, ठीक है। तो चलिए अब बताइए कैसे सॉल्व होगा। N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल विद 2NH3, टाइम t बराबर 0 पर ये जो मोल थे N2 के 1 और इसके H2 के 3 मोल, अच्छा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले ही ले लिए गए, ठीक है, गुड, कोई दिक्कत नहीं, तब ये 0 है। टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम पर अगर यहां पर 1 माइनस x होता है तो देखिए 1:2, 3:2, तो जितना यहां कम होगा उसका 3 गुना यहां कम होगा, तो 3 - 3x, तो यहां कितना बनेगा, उसका डबल 2x, ऐसे लिखना है। अब आप अगर उसी बुद्धि से चल रहे होंगे कि जितना यहां कम होता उतना बनता, तो यहां तो 4x कम हो गया, वहां तो 2x बना, तो अब ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा। और अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया है, 4 लीटर, तो अगर मुझे एक्टिव मास यानी मोलर कंसंट्रेशन लिखना हो
तो उसका भी टर्म बनाया जा सकता है 1 माइनस एक्स अपॉन 4, 3 माइनस 3x अपॉन 4, 2x अपॉन 4, ऐसे करके भी लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आप सीधा सीधा x फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और देखिए उसमें क्या बनेगा। तो आप अगर x फाइंड आउट करेंगे तो 0.25% ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। 0.25% ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। तो ये किसकी वैल्यू है? देखिए 0.25% N2 ये चला गया अमोनिया बनाने। आप लोग अमोनिया की तरफ भी सोच रहे हो, लेकिन सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग थोड़ा गलत सोच रहे हो। अमोनिया बनाने के लिए N2 भी रिस्पॉन्सिबल है और H2 भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो पता है ना कि 0.25% नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, यानी ये X वाला टर्म उसमें जा रहा है। तो ये X की ही वैल्यू है। X बराबर क्या होगा? 0.25% ऑफ 1 मोल N2, यानी कि ये आ गया 0.0025 X की वैल्यू। ये X की वैल्यू आ गई। तो अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो N2 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी ना, आ जाएंगी कि नहीं? तो देखिए ये वाला क्या बन जाएगा, 1 में से 0.0025 गया तो 0.25 का मतलब यहां तो 75 हो गया और यहां पर 99 हो गया। तो ये वाला टर्म बन गया, मैं लिख ही देता हूं, ये वाला टर्म बन गया 0.9975, ठीक है ना। फिर इसी तरह से यहां पर आना है, ये 3x का मतलब तो वही हो गया 0.0075 और ये 3 में से गया तो ये 3 में से 0.0075 गया तो ये 2.9975 आ जाएगा, बन जाएगा ना। 0.0025 ऐड करेंगे 3 बन जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? डबल 0.0050। ये आ गए मोल्स इक्विलिब्रियम पे। मुझे निकालना है केसी, तो अपॉन में मैं वॉल्यूम नहीं करूंगा। देखिए आप लोग पूछ रहे थे ना एग्जांपल लगाइए, तो ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। तो मुझे केसी का फॉर्मूला लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 0.005 की पावर, स्टैच्योमेट्रिक कोएफिशिएंट याद रखिएगा, ये भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, की पावर 2 और अपॉन में ये देखिए 2.9975 की पावर 3 है ना। और यहां पर देखिए 0.9975 की पावर 1, ये तो मोल्स के टर्म में लिखा, इंटू 1/v की पावर 1/v की पावर डेल्टा एनजी। और डेल्टा एनजी कितना आ रहा है? 2 - 4 यानी -2 जो कि 1/4 है। तो बस अब लिख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाना चाहिए। अरे अब तो कर लोगे। वन अपॉन 4 की पावर, तो ये 1/16 हो जाएगा। सॉल्व करते रहिएगा, समझे? अदरवाइज देखिए यहां पर 0.9975 बाई 4 करते, फिर यहां बाई 4 करते, यहां बाई 4 करते, तो परेशान हो जाते, कहते हैं कैलकुलेशन ज्यादा है। तो थोड़ी बहुत तो बचा ही नहीं कैलकुलेशन, ऑल्दो इसमें कैलकुलेशन है बट थोड़ी कम हो गई। क्लियर हुआ ये सवाल? सभी को समझ में आया? प्रवीण अब क्या दिक्कत हो गई, क्या नहीं समझे बेटा? डाउट भी तो लिखो, क्या चीज नहीं समझ में आ रही? नहीं समझा सर, क्या नहीं समझे भाई? तो बिल्कुल सब सिंपल तरीके से करके दिखा रहा हूं मैं। x की वैल्यू कैसे आई? अरे x की वैल्यू कैसे आई ये नहीं समझ में आया? पीछे सवाल पढ़ो भाई, सवाल में लिखा है 0.25% ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया।
नाइट्रोजन का 0.25% किसमें जा रहा है? अमोनिया में। तो बताइए इस रिएक्शन में आपने ये जो लिखा था 1301 माइनस एक्स 3 माइनस 3x 2x, ये तो समझ में आया ना? अगर ये 1 में से कुछ कम हो रहा है तो ये अमाउंट किसमें जा रहा होगा? प्रोडक्ट में। अरे यार रिएक्टेंट में कुछ कम होता है तो प्रोडक्ट में ही तो जाता है। तो N2 में अगर कुछ कमी आएगी तो वो कहां जा रहा है? अमोनिया बनाने जा रहा है। अब यहां पर कहा है 0.25%, तो 0.25% ऑफ अमोनिया N2 इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। तो 0.25% बेटा किसका? 1 मोल का। तो आप 1 मोल का 0.25% नहीं निकाल पाओगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.0025। वो 0.0025 आप यहां लगा दो, सभी के मोल्स आ जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। अरे समझ में आया या नहीं? भेजा चल रहा है? अब जो सवाल देने जा रहा हूं ये मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, जिसे मैं कभी भूलता नहीं हूं केमिकल इक्विलिब्रियम कराते वक्त, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है और आप लोगों को आसान बहुत लगेगा, है ना? बट थोड़ा ध्यान से, थोड़ा संभल के कीजिएगा। चलिए लिखिए सवाल। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गिवन रिएक्शन इज 760 mm इनवर्स, फाइंड आउट द Kc फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन। चलिए बताइए। अच्छा सवाल है ना? एक लाइन का सवाल है, छोटा सा प्यारा सा सवाल है। अरे शुभम जी 1 माइनस एक्स 3 माइनस 3x ऐसे लिख रहे हैं बेटा क्योंकि मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया होगा, पढ़ाया होगा कि स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में देखा जाता है। तभी तो मैं कह रहा था जब HI टूट रहा था H2 और I2 में, वहां किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि सबके भेजे में एक ही बात फीड होती है। वो क्या? जितना यहां कम होगा उतना यहां बनेगा। पहले ये कचरा अपने दिमाग से निकालो, तभी मेरी कोई बात समझ में आएगी। किसी भी रिएक्शन में जितना यहां कम होगा उतना यहां बनेगा। ये जितने भी पढ़ाया है, ये जहां से भी पढ़ा है, ये जहां से भी अपने भेजे में आपके आया है, पहले ये कचरा निकाल के बाहर फेंको, तभी मेरी बात समझ पाओगे। और अब साफ सुथरी अच्छी प्यारी बात यह है कि किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो रिवर्सिबल हो या ना हो, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जिस रेशियो में रिएक्टेंट में कमी आती है उसी रेशियो में प्रोडक्ट बनता है। यानी अगर यहां पर इसके 1 मोल है, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है, तो जितना यहां कम होगा उसका 3 गुना ज्यादा यहां कम होगा, उसका 2 गुना यहां बनेगा। यानी 1 माइनस एक्स हुआ तो 3 माइनस 3x होगा और यहां पर 2x होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इस रिएक्शन में गैसियस कंपोनेंट सिर्फ एक ही होगा। और ये देखिए, ये जो mm इनवर्स लिखा है, इस mm इनवर्स से अपने को मिल रहा है डेल्टा Ng। तो अपना जो डेल्टा Ng है दैट इज -1। डेल्टा Ng -1 के बराबर है। अब आप पूछोगे ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ए कोई गैस है और वो प्रोडक्ट बना रहा है, जो कि गैसियस फेस में नहीं है। तो अगर आपको यहां Kc लिखना है तो आप क्या लिखेंगे बताइए? Kc के बराबर, Kc के लिए आप क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन, एक्टिव मास ऑफ ए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही तो लिखेंगे, क्योंकि और कोई है ही नहीं। मान लीजिए यहां प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड है। अच्छा मान लीजिए यहां Kp होता तो क्या लिखते? Kp बराबर क्या लिखते बताइए? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर वहां तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वहां तो सॉलिड या लिक्विड में होंगे तो उनको तो लेंगे नहीं, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड में होंगे। और अगर ये है तो मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहां 1 है तो यहां 1 लगा दूंगा। तो इसका मतलब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर -1 ही तो आएगा।
तो यानी ये पार्शियल प्रेशर मुझे दिया हुआ है, तो वो केपी के बराबर ही तो बन रहा है मैग्नीट्यूड में। कुछ भेजे में गया? अरे समझ आ रहा है भाई? तो डेल्टा एनजी मुझे दिख रहा है -1, तो केपी अगर गिवन है, यही केपी हो गया, तो केसी बराबर क्या होगा? तो केसी इज इक्वल टू हो जाएगा केपी अपॉन आरटी की पावर डेल्टा एनजी, है ना। तो केपी हो गया, केपी गिवन है तो केपी, इसको अभी केपी ही लिखता हूं मैं, क्योंकि इसी में तो झोल झाल है, इसी में तो आप गलतियां करोगे, ठीक है। अभी मैं यही लिखता हूं केपी, और ये आरटी की पावर क्या हो जाएगा डेल्टा एनजी -1, तो इंटू आरटी हो जाएगा यहां पर, तो डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं जाएगा। बोलिए यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए एक झटके में आंसर आने वाला है, और अगर कम समझ में आ रहा हो तो इस रिएक्शन को देखिए। जैसे ए रिएक्टेंट था कोई गैसियस, और जो प्रोडक्ट बना वो मान लीजिए कोई प्योर लिक्विड है या प्योर सॉलिड है, तो उसको नहीं लेंगे। तो ऐसे में अगर केपी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए आप? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, और उसकी पावर क्या लेंगे? 0, क्योंकि उसको यूनिटी बनाना है, क्योंकि वहां तो है नहीं कुछ, और रिएक्टेंट में एक तरफ ही सिर्फ गैसियस फेस है, तो यहां पर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो ये बताइए पार्शियल प्रेशर की पावर -1 बना कि नहीं बना? तो ये बताइए ये डेल्टा एनजी नहीं है जैसा यहां लिखा है, ठीक है। और भी डिटेल में मैं बताता हूं अभी थोड़ी देर में। यहां डेल्टा एनजी बराबर -1 लगाया, तो ये आरटी की पावर 1 हो गया। अब ये यहां पर केसी लगाना है, तो आंसर किसी का आया क्या? किसी का आंसर बना क्या? अच्छा सवाल है, सभी लोग फंसते हैं। पहली बार में कोई आज तक सही सवाल का आंसर इसका दिया ही नहीं मुझे। चलिए बताता हूं मैं, केसी बराबर केपी। अगर आपको यह बात समझ में आ गई कि यही केपी के बराबर होगा, जो कि 760 mm इनवर्स होगा, तो बताइए मुझे 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm होता है कि नहीं? और आपका अगर केपी बराबर दिया है 760 mm इनवर्स, तो क्या आप इसको 760 अपॉन 1 mm लिख सकते हैं? मुझे मालूम है अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप फिर पूछोगे, इसीलिए मैं हर स्टेप मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल 0 लेवल पे समझा रहा हूं आपको। केपी गिवन है 760 mm इनवर्स, तो अपॉन mm। अब बताइए mm को अगर आप ATM में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से क्या लेकर आएंगे? अब इतना भेजा तो मेरे ख्याल से आपको लगा लेना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा ही स्पून फीडिंग हो जाएगी। तो केसी बराबर केपी इंटू आर। ये मैंने एटीएम में लिखा, ये केल्विन में है, तो आर की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे? आर की वैल्यू इधर वाला मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इधर तो समझ में आ ही गया होगा, और इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आप चाहो तो रफ में नोट कर लेना। तो केसी बराबर केपी, ये हो गया केपी। आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन की पावर 1। बस इतना सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 760.0821 इंटू 300। ये सॉल्व कीजिए, आपका केसी आ जाएगा। ये केसी तैयार है आपका। क्या समझे? ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा, और ये जो आपको यूनिट में प्रॉब्लम हुई अभी, इस बात को थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, ये सारी चीजों को भी। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ समझ में आया? क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व हुआ, क्या सबको समझ में आ गया? चलिए, तो आप हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। मान लीजिए ये रिएक्शन थी ए बी बी रिवर्सिबल विद सी सी डी डी।
अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं इसका मतलब सब गैसियस फेस में है, ठीक है। बताइए केसी बराबर लिख लेते हैं आप। केसी बराबर क्या लिखते हैं आप? एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी की पावर डी, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर बी लिखते हैं। केपी बराबर क्या लिखते हैं आप बताइए? केपी बराबर आप क्या लिखते हैं? केपी बराबर आप लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी लिखते हैं। तो अब बात करता हूं मैं यूनिट ऑफ केसी की। पहले तो एक्टिव मास का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन, मानते हैं आप? तो ये कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी बताइए? कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन। तो क्या ये कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एनजी नहीं हो गई? बताइए, मोल पर लीटर की पावर सी, मोल पर लीटर की पावर डी, तो मोल पर लीटर की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी नहीं हो गया? तो क्या कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एनजी नहीं हो गया? तो क्या ये मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी हो गया? बोलिए। ठीक इसी तरह से यूनिट ऑफ केपी लिख लीजिए। पार्शियल प्रेशर, तो ये प्रेशर की पावर क्या हो जाएगा? डेल्टा एनजी। जहां पर प्रेशर की यूनिट तो बहुत सारी हो सकती हैं, एटीएम हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, बार हो सकता है, वगैरह वगैरह, ये सारी यूनिट्स हो सकती हैं। तो प्रेशर की पावर डेल्टा एनजी। अगर मैं मान लूं कि मैं एटीएम या बार में लिखना चाहता हूं तो मैं इस हिसाब से लिख दूंगा, एटीएम की पावर डेल्टा एनजी या फिर बार की पावर डेल्टा एनजी, है ना। इनको बराबर मत लिखिएगा, ये बराबर थोड़ी ना हो जाएंगे, एटीएम बार बराबर थोड़ी ना है। या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की पावर डेल्टा एनजी, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या बताइए? अब बताइए, आपको प्रेशर की पार्शियल प्रेशर किसी एक कंपोनेंट का दिया होगा तो वो पार्शियल प्रेशर किसका दिया होगा? वो पार्शियल प्रेशर केपी के बराबर ही तो होगा। होगा? बोलिए। जैसे एक एग्जांपल में समझिए, मान लीजिए CaCO3 को अगर मैं तोड़ूं, लाइमस्टोन इसको तोड़ूं, तो क्या बनेगा? CaO और CO2। अब बताइए बेटा, यहां पर ये CO2 गैस है, CaO सॉलिड है, CaCO3 भी सॉलिड है, तो बताइए इसका जो Kp होगा वो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यानी जो पार्शियल प्रेशर CO2 का है वही तो Kp होगा। इसका जो Kc होगा वो किसके बराबर होगा? एक्टिव मास ऑफ CO2। एक्टिव मास ऑफ CO2, जो मोलर कंसंट्रेशन CO2 का होगा वही Kc के बराबर होगा। तो अब ऐसे ही इसको रिवर्स करके समझिए। तो बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर लेफ्ट में आ जाए तो -1 नहीं हो जाएगा पावर Kp का? हो जाएगा? मेरे ख्याल से अब भेजा चल गया होगा, और अभी भी ना चल पाए तो भाई ये सबसे आसान एग्जांपल था, इससे आसान मुझे फिर नहीं आता। ये तो मैं यहां पर आपको कह रहा था, अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करे कोई और तब आपसे पूछे केपी केसी की यूनिट होती है क्या? तो नहीं होती है। केपी और केसी की यूनिट यहां पर है, यहां पर नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक्टिव मास पे ही जोर दिया जाता है, जबकि जिन सवालों में केपी केसी की यूनिट बताई जाती है या पूछी जाती है वहां पर एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन मान रहे हैं, एक्टिव मास नहीं लेके चल रहे हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। क्लियर है? अभी बात समझ में आ गई आपको? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने केपी केसी के बीच में रिलेशन, केपी केसी का एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल में केपी केसी को कैसे अप्लाई करना है यह सब सीखा। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं होमवर्क में, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे अब ये अगले टर्न पे मुझे ये सवाल कराना है, ये भी एक बहुत बेहतरीन सवाल है ना। सवाल पढ़ते ही बहुत सारे लोग पेन छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि लेंथी, एक पेज का तो पूरा सवाल ही है और लगता है यार यहां तो टाइट्रेशन भी आ गया, कैसे करेंगे? लेकिन आप सब कर सकते हैं।
11th वालों को तो मैंने ज्यादा चैप्टर भी पढ़ाए नहीं है, आप भी कर सकते हैं। इसका हिंट सुन लीजिए और एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए, HI is introduced in a 3 identical 500 ml bulb at 350 डिग्री सेल्सियस। 350 डिग्री सेल्सियस पर 3 बल्ब हैं, 3 बल्ब हैं, ठीक है, और वो तीनों बल्ब 500 ml के ही हैं। ये बल्ब नंबर 1, 2, 3। यहां पर इनिशियल मास ऑफ HI गिवन है, टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ बल्ब गिवन है ना, और ये सेकंड में है, सेकंड में है। हालांकि इनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, 2 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड। वॉल्यूम ऑफ हाइपो रिक्वायर्ड। हाइपो क्या होता है? इसी को बोलते हैं हाइपो, यही है हाइपो, Na2H2O3, ठीक है। तो 3 बल्ब हैं जिसमें HI को इंट्रोड्यूस किया गया। ईच बल्ब इज ओपनड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल एंड कैटेलाइज्ड फॉर N2 बाय टाइट्रेटिंग इट विद हाइपो सॉल्यूशन। अब आप कूल माइंड से इस सवाल को ध्यान से देखिए और सोचिए, जो मैं आपको बताता जा रहा हूं ध्यान से समझिए। आपसे पूछा जा रहा है इस रिएक्शन का केसी, ठीक है। अब आपको केसी लाने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, और वो सब कहां से आएगा? तो देखिए, HI का मास, कोई भी एक बल्ब चूज कर लीजिए, इनमें से कोई भी एक रीडिंग, जैसे मान लीजिए पहली वाली रीडिंग चूज कर ली, तो ये मास गिवन है, मोलर मास से डिवाइड कर देना। I का 127 और H का 1, तो कितना हो जाएगा? 128। तो 0.3/128, या फिर इनमें से कोई ले लीजिए ना। मोल आपको मिल गए HI के टाइम t इनिशियली कितना था, टाइम ऑफ ओपनिंग पे, ठीक है। अब वो डिसोसिएट होगा, तो इसके मोल आ गए, तो लेट मोल n है तो n-2x, तो यहां x और यहां x, किसी तरह से x आ जाए, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डेल्टा Ng 0 है, तो x कैसे आएगा? अब उसके लिए देखिए, I2 की रिएक्शन हाइपो के साथ होती है Na2S4O6 + 2 NaI। याद आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट? देखिए, मोल कॉन्सेप्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता है। जब तक आपके साथ केमिस्ट्री रहेगी, आपको मोल कॉन्सेप्ट हर जगह मिलेगा, हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में मिलेगा। तो आप बताइए, इसके मिलीमोल्स आप निकाल लेंगे, इसकी मोलैरिटी गिवन है। अगर आपने ये रीडिंग ली है तो यही वॉल्यूम भी लेना पड़ेगा हाइपो का, अगर ये रीडिंग लेंगे तो वो वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो 20.96 इंटू 0.015 मोलर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये मिलीमोल्स हो गए हाइपो के। 2:1 की स्टोइचियोमेट्री है, ये 1 ये 2, तो जितने मिलीमोल इसके बनेंगे, मोलैरिटी m इंटू v, तो उतने यहां पर क्या बन जाएंगे, mv/2। ये हाफ ऑफ द mv बन जाएगा, मिलीमोल्स आ गए I2 के। ऐसे ही तो सिखाया था ना स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म वाले सवालों में। तो अगर इसके मिलीमोल्स mv हैं तो इसके मिलीमोल्स क्या बन जाएंगे, mv/2। 1000 से और डिवाइड कर दो, मिलीमोल का क्या हो गया, मोल, और वो मोल उठा के यहां लगा देना x की वैल्यू, और ये x आने पर ही सॉल्व हो जाएगा, केसी क्या होगा, है ना, सिंपल सवाल। लेकिन इसमें क्या किया, घुमा फिरा के इतना दिया है, और टाइट्रेशन लिख देने से और बल्ब को पूरी रीडिंग बना देने से, ताकि बच्चे घबरा जाएं। तो इसको कहते हैं डराने वाला सवाल। ये डराने वाला सवाल है। सवाल का अगर स्टेप आपको मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये होमवर्क में है, इसको ट्राई करके आइएगा, कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, और एक और बेहतरीन सवाल है, एक और बेहतरीन सवाल है ये। इस सवाल में इसको कहेंगे भेजा फ्राई सवाल। तो इसमें आपको परेशानी हो भी सकती है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही चल रहा है, भेजा सही चल रहा है, तो आपका भेजा फ्राई नहीं होगा, और भेजा अगर थोड़ा बहुत भी डगमगाया तो पक्का है फ्राई होगा। तो देखिए, अमोनियम कार्बामेट NH2COO NH4 सॉलिड है। सॉलिड का मतलब उसका एक्टिव मास क्या लेना, यूनिटी। रिवर्सिबल विद 2 NH3 + CO2, ठीक है। इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग अमोनियम कार्बामेट in a equilibrium, ammonia is added in such a way that, अच्छी बात यह इस सवाल की कि यहां कोई डेटा नहीं दिया है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, और आपसे पूछ रहा है। तो ammonia is added such that the partial pressure of ammonia such that the partial pressure of ammonia now equal to original total pressure। पहले क्या है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन है,
यहां पर प्रेशर के टर्म में जो लिखना है या मोल के टर्म में जो लिखना है वो लिख लीजिए, पार्शियल प्रेशर बना लीजिए, और इसका पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि यही दो गैसीय स्पेस में है। अब जब ये टोटल प्रेशर आ जाएगा तो फिर क्या करना है, फिर रिएक्शन में फिर से अमोनिया डाली गई, और जब फिर से अमोनिया डाली गई तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो इक्विलिब्रियम आगे पीछे कहीं जाएगा और फिर मेंटेन करेगा। तो जब आप अमोनिया ऐड करोगे तो कहा जा रहा है कि अमोनिया इस तरह से ऐड की गई कि अब उसका नया वाला पार्शियल प्रेशर पहले वाले टोटल प्रेशर के सम के बराबर था, पहले वाले के टोटल प्रेशर के बराबर था। यानी इसका प्रेशर पहले जो था और इसका प्रेशर जो पहले था उसका सम ये अमोनिया के प्रेशर के बराबर। इतनी हिंट दे दी है तो मेरे ख्याल से आप सभी का सॉल्व होना चाहिए। फिर भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पर हूं, मैं हूं ना, क्या टेंशन है ना, सॉल्व करेंगे हम लोग मिलके। तो ये अच्छा सवाल है और इन दोनों के आंसर रेडी रखिएगा, इस सवाल का भी और इससे पीछे वाले सवाल का भी। तो ये आपको मैंने होमवर्क में दिए हैं, ये दो सवाल, ये टेबल वाला सवाल आपको होमवर्क में है, ठीक है। और इसके बाद मैंने जो ये आपको स्टेटमेंट पर बेस्ड सवाल दिया है, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है और ऐसे सवाल एडवांस तक में आ सकते हैं, तो और मेंस में भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है, और नीट में भी आ सकते हैं। तो हर टाइप का सवाल हम लोग लेक्चर में लेंगे, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।